हेलो एवरीवन। हम हरियाणा जीके कर रहे थे। हरियाणा जीके में हमारा लास्ट चल रहा था टॉपिक भाई हरियाणा में धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में हमारा पहला आ गया था आर्य समाज। आज हम स्टार्ट करेंगे सनातन धर्म सभा। तो देखिए सनातन धर्म सभा की स्टार्टिंग कैसे हुई थी भाई। जो आर्य समाज के आंदोलन से प्रभावित हो चुके थे लोग हरियाणा के, ठीक है। तो जो लोग आर्य समाज के आंदोलन से प्रभावित हुए थे हरियाणा के ऑर्थोडॉक्स टाइप हमारे जो हिंदू थे, हमारे जाट लोग थे, उन्होंने क्या किया भाई, रूढ़िवादी हिंदुओं ने सनातन धर्म सभा का निर्माण किया। जो हरियाणा में सनातन धर्म के नेता थे सबसे पहले वो कौन थे, हम वहीं से भाई डायरेक्ट हरियाणा से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए सनातन धर्म के नेता कौन थे भाई। आपके झज्जर जिले के थे पंडित दीनदयालु शर्मा। कौन थे? दीनदयालु शर्मा, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ? झज्जर में हुआ। कब हुआ? ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई? झज्जर में हुआ था। कब हुआ था? मई 1863 में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे उनका नाम था, इनके पिता का नाम था गंगा सहाय। क्या नाम था भाई? गंगा सहाय इनके पिता का नाम था। जो ये गंगा सहाय जी थे ये एक उच्च कुल के गौड़ ब्राह्मण थे। ये कौन थे भाई? उच्च कुल के ये गौड़ ब्राह्मण थे। एक बार रुकना भाई। चलो भाई, हम कर रहे थे सनातन धर्म। सनातन धर्म में हमने स्टार्ट किया था कि कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई थी। जैसे भी आर्य समाज से हमारे जो लोग जुड़े थे वो लोग काफ़ी प्रभावित हुए। जो हमारे ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे उन्होंने सनातन धर्म सभा का निर्माण किया। सनातन धर्म में जो हरियाणा के पहले नेता हुए वो भाई झज्जर के हुए थे, जिनका नाम था पंडित दीनदयालु शर्मा। और ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थी हरियाणा की। इन्होंने एक हरियाणा नामक साप्ताहिक अखबार भी निकाला था, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम बहुत बार पूछ चुका है तो इनको हल्के में मत लेना भाई। चलो लेट्स स्टार्ट विद पंडित दीनदयालु शर्मा। इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई? झज्जर में हुआ था। कब हुआ था? मई 1863 में हुआ था। इनके पिता थे गंगा सहाय। जो ये गंगा सहाय जी थे ये एक उच्च कुल के गौड़ ब्राह्मण थे। और जो ये दीनदयालु शर्मा जी हैं ये कौन थे भाई? ये ना फारसी कवि थे। कौन थे ये? फारसी के अच्छे कवि थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। झज्जर में इन्होंने एक सोसाइटी का गठन किया था। झज्जर में इन्होंने एक सोसाइटी का गठन किया था जिस सोसाइटी को हम बोलते हैं, कौन सी सोसाइटी बनाई थी इन्होंने? उस सोसाइटी को बोलते हैं रिफाए आम नामक, ठीक है। क्या बोलते हैं? रिफा ए आम। इस सोसाइटी का गठन किन्होंने किया था? इस सोसाइटी का गठन किया आपके पंडित दीनदयालु शर्मा ने। कौन सी सोसाइटी थी भाई वो? रिफा ए आम नामक सोसाइटी का गठन किन्होंने किया था? पंडित दीनदयालु शर्मा जी ने किया था। और जो ये सोसाइटी थी ये स्पेशल हिंदुओं के लिए नहीं थी भाई। ये सोसाइटी हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों ही लोग इसमें शामिल थे, ठीक है। सभी सदस्य थे, हिंदू भी थे और आपके मुस्लिम भी थे। ये नहीं था कि ये स्पेशल जो सनातन धर्म की सोसाइटी बनी थी इसमें सिर्फ आपका हिंदुनिज्म ही आए या हिंदू लोग ही आए या जो आर्य समाज से हमारे प्रभावित थे जाट वही थे। नहीं नहीं, इसमें हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों थे इस सोसाइटी में। कौन सी सोसाइटी में? रिफा ए आम सोसाइटी में। जो आपके पंडित दीनदयालु शर्मा जी हैं इन्होंने एक साप्ताहिक अखबार निकाला था जो आपकी एचएसएससी रिपीटेडली बहुत बार पूछ चुकी है। वो कौन सा अखबार था? हरियाणा। इन्होंने कौन सा साप्ताहिक अखबार निकाला? जिसका नाम था हरियाणा। क्या नाम था भाई? हरियाणा। हरियाणा उस अखबार का नाम था, ठीक है। इनसे जो अभी मैं आपको बताती हूँ, एक तो ये क्वेश्चन एचएसएससी पूछ चुकी है, ये क्वेश्चन एचएसएससी पूछ चुकी है, ठीक है। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछ
चूंकि है इनका जन्म तो नहीं पूछा, बट ये पूछा जा चुका है कि पंडित दीनदयालु शर्मा किस जगह से संबंध रखते हैं। तो वो कहाँ से संबंध रखते हैं? झज्जर से संबंध रखते हैं। तो आप ये देखिए कि सिर्फ 5-6 लाइन में HSSC 3 क्वेश्चंस पूछ चुकी है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है भाई, जो आपके पंडित दीनदयालु शर्मा जी हैं ये वृंदावन चले जाते हैं जो आपके यूपी में है। फिर वहां पे ये एक केसी घाट है, वहां पर एक स्वामी रहते थे, कौन, नारायण नाम से एक साधु थे, तो वो उनसे मिले। ठीक है, पंडित दीनदयालु शर्मा ये इन्होंने ना हिंदी और संस्कृत का भी अध्ययन अच्छे से किया था। देखो फारसी ये कवि थे और हिंदी संस्कृत का भी इनको नॉलेज थी क्योंकि इन्होंने उसमें स्टडी की थी। फिर क्या होता है भाई, वृंदावन के बाद ये मथुरा चले जाते हैं और मथुरा जाके इन्होंने एक अखबार निकाला। ठीक है, मथुरा भी इन्होंने एक उर्दू में अखबार निकाला। इस अखबार का नाम क्या था? इस अखबार का नाम ही था, ये भी एक साप्ताहिक पत्रिका थी भाई। ठीक है, ये भी क्या थी? एक साप्ताहिक पत्रिका थी। इस साप्ताहिक पत्रिका का नाम भी क्या था? मथुरा। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आपसे हरियाणा ही क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि पंडित दीनदयालु शर्मा का रिलेशन हरियाणा से था, तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा के किस कवि ने या हरियाणा के किस इंसान ने मथुरा नामक पत्रिका निकाली थी, तो भैया वहां पे बत्ती गुल हो जानी है। ठीक है, आप कहोगे कि हरियाणा तो हमने पढ़ा था, मथुरा तो आज तक हमने पढ़ा ही नहीं, तो इस चीज को भी आप पढ़ लो। मथुरा साप्ताहिक पत्रिका भी किन्होंने निकाली थी? पंडित दीनदयालु शर्मा जी ने निकाली थी। फिर देखो भाई उसके बाद क्या होता है 1897 में। ठीक है, एक बार हम चलो पहले कंटिन्यू करते हैं भाई, जो मेरे को याद आता है मैं आपको वो पॉइंट्स करवाती जा रही हूँ। देखो भाई 1897 ईस्वी में क्या होता है, 1897 ईस्वी में किन्होंने पंडित दीनदयालु शर्मा ने भारत धर्म महामंडल की स्थापना की। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत धर्म महामंडल की स्थापना कब हुई? 1897 में हुई। किन्होंने की? पंडित दीनदयाल शर्मा ने की। किन्होंने की थी भाई? इन्होंने 1897 में किस महामंडल की स्थापना की? भारत धर्म महामंडल की इन्होंने स्थापना की। ठीक है, और फिर क्या हुआ भाई, साथ ही हरियाणा में धर्म शिक्षा का आंदोलन आरंभ किया। अब क्वेश्चन आ जाए हरियाणा में धर्म शिक्षा का आंदोलन आरंभ किन्होंने किया था? किन्होंने किया था भाई धर्म शिक्षा का आंदोलन? पंडित दीनदयालु शर्मा ने हरियाणा में धर्म शिक्षा का आंदोलन भी आरंभ किया और झज्जर में पहली सनातन धर्म सभा बनाई। क्वेश्चन आ जाए पहली सनातन धर्म सभा कहाँ बनी थी? पहली सनातन धर्म सभा का गठन कहाँ हुआ भाई? आपके झज्जर में हुआ था। किन्होंने किया? पंडित दीनदयालु शर्मा ने किया। फिर झज्जर के बाद कहाँ बनी भाई? झज्जर के बाद बनती है भिवानी में। ठीक है, दूसरी कहाँ बनी सनातन धर्म का केंद्र सेकंड कौन सा बना था? भिवानी। भिवानी के बाद कौन सा बना भाई? आपका हिसार बना था। हिसार कब बना? 1891 में बना। ठीक है, हरियाणा में कब बना? 1891 में बना। ठीक है, उससे पहले कहाँ बना भाई? आपका झज्जर में बना था। 1897 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना। ये जो भारत धर्म महामंडल है ये अलग है भाई, इसको आप सनातन धर्म के हरियाणा से नहीं रिलेट कर सकते, बट इन्होंने वहां पे ये गठन किया था। पहली सनातन धर्म सभा हरियाणा में कहाँ बनी? झज्जर में बनी। सेकंड कहाँ बनी? 1891 में हिसार में बनी। फिर देखिए भाई नेक्स्ट क्या है, भिवानी और हिसार में जो आपका ये भिवानी और हिसार है, यहाँ पे सनातन धर्म के जो प्रमुख नेता थे
वो कौन थे? देखो वहां तो पंडित दयालु शर्मा ने तो सनातन धर्म का केंद्र बना दिया झज्जर में, लेकिन भिवानी और हिसार में सनातन धर्म सभा के मुख्य नेता कौन थे? कौन थे मुख्य नेता? पंडित नेकीराम शर्मा थे। कौन थे भाई? पंडित नेकीराम शर्मा। ये कौन थे? यहाँ के मुख्य नेता थे। कहाँ के मुख्य नेता थे? हिसार और भिवानी में सनातन धर्म के मुख्य नेता कौन थे? पंडित नेकीराम शर्मा थे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई भाई। फिर देखिए नेक्स्ट आप 1892 ईस्वी में क्या होता है? 1892 ईस्वी के लास्ट में जाके करनाल में भी एक सनातन धर्म का केंद्र बनता है। कहाँ पे? करनाल में। ठीक है, फिर देखिए 1892 में करनाल में भी बनता है और आपके कुरुक्षेत्र में भी बनता है। कहाँ कहाँ बनता है भाई? करनाल और कुरुक्षेत्र में कब बनता है? 1892 में बनता है। फिर 1892 के बाद 1895 में आपका जैसे जो आसपास का एरिया हो गया, जैसे सफीदो हो गया, रेवाड़ी, पलवल, कैथल, पानीपत, रोहतक, बेरी, गुड़गांव, यहाँ पे भी सनातन धर्म की सभा बनी। लेकिन ये चीज़ शायद आपसे नहीं पूछ सकते, क्योंकि स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, जैसे भाई सनातन धर्म की पहली शाखा कहाँ खुली? हम कह देंगे झज्जर खुली। किनके द्वारा खोली गई? पंडित ने दयालु शर्मा के द्वारा खोली गई। फिर आ जाए क्वेश्चन की हिसार और भिवानी में सनातन धर्म के प्रमुख नेता कौन थे? कौन थे भाई? पंडित नेकीराम शर्मा थे। ठीक है, उसके बाद देखो भाई क्या होता है, जो आपका स्थल भोहर है रोहतक के अंदर, वहां पे एक महंत थे। उन्होंने काफी सनातन धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। फिर देखो क्या होता है भाई, सनातन धर्म आंदोलन जो था उसमें ना हरियाणा की बहुत सारी जनता उनके अंदर है ना एक ट्रस्ट पैदा हो गया इसके लिए। और फिर जो ट्रस्ट पैदा हुआ उससे क्या हुआ भाई, सनातन धर्म से हरियाणा की प्रजा का सनातन धर्म में जो विश्वास उठ गया था वो दोबारा पुनः स्थापित हो गया था। कब हुआ? आपकी जो ये 1891 से लेके उसका बाद का टाइम है, उस टाइम पे दोबारा सनातन धर्म अपने पुनः स्थापित हो चुका था भाई। और क्या होता था, सभा ने स्थान स्थान पर मंदिर हो गए भाई, जैसे गौशाला हो गई, आपके शिक्षण संस्थान हो गए, जिसके माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार हो सकता था। ये सब विकसित होने लगे। तो देखिए हम थोड़ा सा करते हैं कि शिक्षा का विकास हरियाणा में कैसे स्टार्ट हुआ था। ये सनातन धर्म से ही रिलेटेड है, क्योंकि इन्होंने काफी प्रयास किए भाई सनातन धर्म के लोगों ने। ठीक है, उस समय क्या होता था भाई, जो हरियाणा अपना रीजन है वो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ था एजुकेशन के मामले में। ठीक है, शिक्षा के मामले में हरियाणा काफी पिछड़ा क्षेत्र था उस टाइम पे। फिर भी क्या हुआ भाई, जो ये 19वीं सदी का आरंभ हुआ, ठीक है, जिसमें आपके भाई शिक्षा की परिभाषा स्वरूप चेंज होने स्टार्ट हो गए थे। जैसे क्या हुआ था भाई, जैसे 1820-25 इसके बीच का जो टाइम था, 19वीं शताब्दी के आरंभ में स्कूलों की संख्या आदि संबंध में एक आदमी थे शार्प। कौन थे? शार्प थे भाई, जिनका नाम क्या था? शार्प। इन्होंने एक संपादित किया था सरकारी रिकॉर्ड। उसमें ना हमें जानकारी प्राप्त होती है कि 1857 जो आपका चार्टर एक्ट आया था, उससे पहले सरकार ने शिक्षा नीति पर कोई ऐसी नीति, मतलब ऐसी कोई प्रोग्रेसिव नीति नहीं अपनाई थी। सबसे पहले कब नीति अपनाई? ये इन्होंने एक सरकारी रिकॉर्ड दिया था भाई, जिसके हिसाब से हमें पता चलता है इनकी डॉक्यूमेंट्री से कि 1857 से पहले जो 1857 का आपका चार्टर एक्ट अधिनियम था, या जो चार्टर एक्ट था आपका, ठीक है, सरकार ने इसके आने से पहले सरकार ने शिक्षा के प्रति उदासीनता की नीति अपनाई हुई थी, यानी कि बहुत हल्के फुल्के में ले रहे थे। यहाँ 1857 एक्ट में थोड़ी सी शिक्षा की नीति को अपनाया गया। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, शिक्षा की नीति को अपनाया गया, या ये कह दो कि थोड़ा सा उसका रूप चेंज किया गया। ठीक है, जैसे ना चार्टर एक्ट में ना शिक्षा के संबंध में रीति में उसकी नीति में परिवर्तन किए गए, कुछ चेंजेस किए गए। यह तय था जो हर वर्ष शिक्षा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे भारतीय थे उनको प्रोत्साहित करना था, और जो ब्रिटिश भारत के निवासी थे उनको ज्ञान विज्ञान के प्रसार हेतु कितना अनुदान दिया जाने लगा? 1 लाख रुपए दिया जाने लगा। कितना दिया जाने लगा भाई? 1857 के अकॉर्डिंग कितना दिया जाने लगा? 1 लाख
रुपए का अनुदान अलग से दिया जाने लगा, ठीक है, हर साल। पर पता है क्या हुआ, इससे पहले 1857 से पहले सरकार ने ना 1823 ईस्वी में शिक्षा को है ना नियंत्रित तथा बढ़ावा देने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी का नाम था भाई जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। क्या था? हिंदी में लिख देती हूँ, आधा हिंदी में लिख दिया, आधा इंग्लिश में लिख दिया। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। क्या था? इंस्ट्रक्शन। इस कंपनी का मतलब इस कमेटी का गठन किया था कब? 1823 ईस्वी में किया था। और जो फ्रेजर थे, एक इंसान थे फ्रेजर, उन्होंने इसका मतलब काफ़ी इस चीज़ पे जोर लगाया था। ब्रिटिश सरकार के ही थे, क्या नाम था उनका? फ्रेजर, ठीक है। इनके द्वारा ये कमेटी गठन की गई थी और कमेटी से प्रार्थना की फ्रेजर ने कि स्कूलों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ताकि जो गांव के लोग हैं या जो भाई हमारे देहाती लोग हैं, इनको अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए। ये किन्होंने किया था भाई? इस पे जोर लगाया था? जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन पर जोर किसने लगाया था? फ्रेजर ने लगाया था। फिर देखो भाई क्या होता है 1835 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में आपकी एक और चीज आती है। एक मैकाले थे जो आपके गवर्नर थे। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर देने की योजना बनाई। तो ये क्वेश्चन आपके जीएस में भी आता है, अगर हम इंडिया लेवल पे भी देखें और हरियाणा के लेवल पे देखें तो उसमें भी आता है कि इंडिया में या भारत में, हरियाणा में अंग्रेजी पर विचार, अंग्रेजी शिक्षा पर जोर देने की योजना किन्होंने दी थी? किन की वो योजना थी? किन की योजना थी भाई? मैकाले की थी। और ये 1835 ईस्वी में इस चीज़ पर जोर दिया गया था। किस पर? अंग्रेजी शिक्षा पर। इससे पहले अंग्रेजी शिक्षा पर यानी कि जो आपकी इंग्लिश एजुकेशन है इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया था। उसके बाद 1835 में मैकाले ने ये सुझाव दिया कि भाई हमें अंग्रेजी शिक्षा पर जोर देना चाहिए इंडिया में। फिर देखो क्या होता है भाई, तो देखो यहाँ पे तो 1835 में ये चीज होगी, लेकिन क्या होता है भाई, जो आपका 1834 ईस्वी से पहले का टाइम था, 1834 ईस्वी तक जो हरियाणा था ये किसका पार्ट था? ये बंगाल से काटा था गया, ठीक है। 1834 से पहले जो हमारा हरियाणा पार्ट था ये आपका काउंट होता था बंगाल रेजिडेंसी में, ठीक है। जो बंगाल का एरिया था उसमें हमारा एरिया काउंट होता था। फिर 1834 में क्या हुआ भाई, बंगाल से काटकर हमें किस में इंक्लूड कर दिया? बंगाल से काटकर हमें जो हमारा उत्तर पश्चिमी भारत था, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था, में हरियाणा को शामिल कर दिया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस चीज को आप टैग कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 1834 वाला। क्या था भाई? यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। एक तो क्वेश्चन बन रहा है कि हरियाणा को बंगाल रीजन से कब अलग किया गया? 1834 में किया गया। फिर क्वेश्चन आ जाए कि भाई हरियाणा को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का पार्ट कब बनाया गया? 1834 में बनाया गया था। बट देखो इन्होंने बना तो दिया, बट 1840 तक ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ कि भाई जो हम उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का हिस्सा बने रहे। 1840 के बाद ये स्टार्ट हुआ था वैसे, बट लीगली इन्होंने 1834 ईस्वी में हमें अलग कर दिया था बंगाल एरिया से, बंगाल रीजन से हमें अलग करके हमें उत्तर पश्चिमी प्रांत में हमें शामिल कर दिया था। जबकि शिक्षा में केंद्रीय विषय की बजाय प्रांतीय, अब 1840 में क्या हुआ था, सेंट्रल एजुकेशन की जगह किस में कन्वर्ट हो गया था? जो आपकी स्टेट एजुकेशन है, प्रांतीय शिक्षा थी, उसमें कन्वर्ट हो गया था। 1843 ईस्वी में देखिए फिर क्या होता है, कब? 1843 ईस्वी में आपके एक जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में हम हरियाणा के लोग आ गए थे, तो यहाँ पे एक गवर्नर होते थे, कौन? जेम्स टॉमसन,
कौन होते थे भाई? जेम्स टॉमसन। ये ना उत्तर पश्चिमी प्रांत के कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर आए थे। और इस पद पर ये कब तक रहे थे? इस पद पर ये भाई 1853 ईस्वी तक रहे। कौन थे ये भाई? लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर आए थे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के। ठीक है, ये भी फ्रेजर थे जो जिन्होंने आपकी उस कमेटी का गठन किया था। कौन सी कमेटी का? जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का, जिसपे फ्रेजर ने जोर दिया था। इन्होंने भी ही फ्रेजर की तरह सरकारी भाई जो आपका धन था या उच्च वर्ग की शिक्षा की बजाय ग्रामीण वर्ग की शिक्षा पर खर्च करने का इन्होंने भी पक्ष रखा था कि भाई गाँव में एजुकेशन जानी चाहिए, गाँव में शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। पर है ना, टॉमसन की सरकारी स्कूल योजना भारत सरकार ने नहीं मानी। इन्होंने जैसे फ्रेजर ने आइडिया दिया था भाई गांव के लोगों को शिक्षित करना चाहिए, सेम टॉमसन ने भी यही बात बोली कि भाई जो जितना हम शहरी लोगों पर या जो हमारे ब्रिटिश लोग हैं इन पे हम पैसा खर्च कर रहे हैं, हमें कुछ गांव में भी धन खर्च करना चाहिए ताकि गांव के लोग इस चीज़ को भाई शिक्षा की तरफ अग्रसर हो। लेकिन क्या होता है भाई, टॉमसन की इस चीज को भारत सरकार नहीं मानती। पर टॉमसन भी थोड़ा जिद्दी टाइप आदमी था, ये नहीं मानता। ये सरकार को फिर एक तो इसने 1843 ईस्वी में ऑफर किया, सेकंड टाइम इसने ऑफर किया भाई 12 नवंबर 1846 को इसने फिर गवर्नमेंट को बोला, एक अन्य योजना भेजी कि भाई जैसे गांव हैं 5-10 एकड़ भूमि इनसे मुफ्त लेने की सिफारिश की, जिससे भाई स्कूल के जो टीचर्स वगैरह ये रखेंगे उनका खर्चा निकल सके। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट फिर इनकी क्या करती है भाई, सिफारिश को अमान्य कर देती है। फिर क्या होता है भाई, तीसरी बार फिर ये 19 अप्रैल 1848 को इन्होंने सरकार के सम्मुख फिर दूसरी नई प्लानिंग दी अपनी भाई कि हर तहसील में कम से कम एक सरकारी स्कूल खोलना चाहिए। चलो तुम गांव में ना खोलो, हर गांव में मत खोलो, लेकिन तुम एक तहसील में तो खोल सकते हो एक स्कूल। तो क्या होता है भाई, ये लगे रहे 1853 तक इनका शासन रहा। लेकिन फिर भी 1854 ईस्वी में क्या होता है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट 1848 में भी गवर्नमेंट इनकी प्रस्ताव नहीं मानती। पर 1854 ईस्वी में क्या होता है भाई, सरकार की नीति में एक महत्वपूर्ण चेंज आता है। इस वर्ष जो आपके चार्ल्स वुड थे, अब यहाँ पर कौन आ गए थे 1854 में? चार्ल्स वुड आ गए थे। चार्ल्स वुड के डिस्पैच में धन की समस्या का कुछ समाधान हुआ और इसी समय योजना बनी कि हम अब एक स्कीम चलाते हैं, जिस स्कीम को क्या बोला गया, जिस स्कीम को बोला गया भाई आपका हल्का बंदी स्कूल स्कीम। क्या बोला गया? हल्का बंदी स्कूल स्कीम। ये स्कीम क्या थी? इस स्कीम में ये था कि प्रत्येक गांव में जैसे 10-20 गांव इकट्ठे होके वहां पर एक स्कूल खोल देंगे भाई, 10-20 गांवों के बीच में एक स्कूल बनेगा। ठीक है, लेकिन उसी टाइम भाई जैसे 1854 के पास आपका 1857 आ गया भाई, क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति फूट पड़ी और जितनी ये योजना बन रही थी सारी ठप हो गई। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, 1857 के बाद जो आपका 1858 हुआ, 1858 में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है। 1858 में क्या होता है भाई, हरियाणा का पंजाब में विलय हो जाता है। क्या होता है? हरियाणा का पंजाब में विलय हुआ। ठीक है, क्या हुआ? हरियाणा का पंजाब में विलय कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1858 में कर दिया गया। आप देखिए, जो आप बुक्स वगैरह नहीं पढ़ते भाई डिटेल्स में, पर आप ये देखिए कितनी सी देर में कितने क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में, कितने क्वेश्चन बार बार में आ चुके हैं, और ये बहुत बार आ चुके हैं। जो ये 1858 में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि हरियाणा का पंजाब में विलय कब हुआ था? 1858 में हुआ था। ठीक है, और हो गया। फिर देखिए एजुकेशन, हम शिक्षा के उस पे थे तो हम उसी पे बात करेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, 1870 में क्या हुआ भाई, 1870 ईस्वी में लड़कियों की शिक्षा के लिए कुछ स्कूल खोले गए। अब ये क्वेश्चन आ जाए, हरियाणा में गर्ल्स एजुकेशन के लिए पहला स्कूल कब खोला गया? कब खोला गया? 1870 के दशक में लड़कियों की शिक्षा के लिए
स्कूल खोले गए। ठीक है, कब खोले गए? 1870 में खोले गए। लेकिन क्या हुआ भाई, ये स्कूल धीरे धीरे बंद हो गए, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियों को कोई इतना पढ़ाता लिखाता नहीं था। तो धीरे धीरे भाई जो छात्राएं थी हमारी, उनका अभाव होता गया और स्कूल बंद हो गए। पर फिर क्या होता है भाई, 20वीं शताब्दी में, जैसे 20वीं शताब्दी हमारी स्टार्ट हुई, 1900 का दौर स्टार्ट हुआ, राजनीतिक नवजागरण और स्वतंत्रता आंदोलन की हवा चल पड़ी थी। क्योंकि क्या हो रहा था, अब हम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे थे। साम्राज्यवादी सरकार को भी परिस्थितियों से मजबूत होकर अपनी नीति बदलनी पड़ी और शिक्षा को प्रोत्साहन देना पड़ा, अनिवार्य हो गया था। 1918 में क्या होता है भाई, 1918 में शिक्षा के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई। क्या होता है, पहली पंचवर्षीय योजना शिक्षा के लिए कब बनाई गई? एक विशेष पंचवर्षीय योजना बनी थी शिक्षा के लिए 1918 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। क्या हुआ था? शिक्षा के लिए एक विशेष पंचवर्षीय योजना बनाई गई। ठीक है भाई। फिर देखिए, देखो आज हम फैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि फैक्ट करने बहुत ज़रूरी हैं और साथ में हम स्टोरी भी कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस ज़्यादा बनेंगे आज। ठीक है भाई। 1918 में क्या हुआ, शिक्षा के लिए एक विशेष पंचवर्षीय योजना बनाई गई। फिर देखिए 1927 से पहले ना हरियाणा में कोई भी कॉलेज नहीं था हायर एजुकेशन के लिए। फिर क्या होता है भाई, हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज तो नहीं था। हरियाणा के बच्चों को कहाँ जाना पड़ता था? दिल्ली जाना पड़ता था या लाहौर जाना पड़ता था 1927 से पहले। फिर 1927 में क्या होता है भाई, आपके रोहतक में पहला सरकारी कॉलेज खोला गया। ये क्वेश्चन भी HSSC पूछ चुकी है। ठीक है, हरियाणा में 1927 तक कोई भी कॉलेज नहीं था। 1927 के बाद क्या हुआ भाई, 1927 में, वैसे कई बार एग्जाम में 1926 भी दे देते हैं, बट एक्चुअल इज 1927 था। रोहतक में पहला सरकारी कॉलेज खोला गया और HSSC ये क्वेश्चन पूछ चुकी है कि हरियाणा का पहला सरकारी कॉलेज कहाँ खोला गया? रोहतक में खोला गया। सेकंड टाइम क्वेश्चन पूछा कि रोहतक में पहला सरकारी कॉलेज किस सन में खोला गया था? 1927 में खोला गया था। बट जो ये कॉलेज खोला गया था, ये भी कहाँ तक था भाई, ये भी इंटरमीडिएट तक की कक्षाओं लेता था। ग्रेजुएशन की जो आपकी BA की क्लासेस होती थी, वो कंप्लीट कोर्स यहाँ पे भी नहीं था। तो आपका जो ग्रेजुएशन के लिए पहला कॉलेज खुला था, किस चीज़ के लिए? BA के लिए, जहाँ पे BA का कंप्लीट कोर्स होता था, वो खुला था भाई आपका अंबाला में। एक प्राइवेट कॉलेज खोला गया था, प्राइवेट कॉलेज खोला गया था। और ये प्राइवेट कॉलेज कौन सा था? कौन सा था भाई? MA जैन, AA जैन था शायद। हाँ, AA जैन कॉलेज था। कौन सा था भाई? AA जैन कॉलेज। ठीक है, ये कब खोला गया? 1938 ईस्वी में ये खोला गया था ग्रेजुएशन के लिए। अंबाला में खुला था पहला प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, फिर भाई देखो 1944 में आपका तीसरा कॉलेज खोला गया, प्राइवेट कॉलेज। ये कौन सा था? ये रोहतक में था। कौन सा? जो आपका जाट कॉलेज है, जिसको आप रोहतक के जाट कॉलेज के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते थे? ऑल इंडिया जाट दहिरोज मेमोरियल कॉलेज। ठीक है, थर्ड आपका कौन सा खोला गया था? 1944 में रोहतक में। ये भी कैसा कॉलेज था भाई? ये भी एक प्राइवेट कॉलेज था। सरकारी कॉलेज 1927 में खोला गया था, जिसमें इंटरमीडिएट तक ही कक्षाएं चलती थी। उसके बाद जो ग्रेजुएशन की क्लासेस स्टार्ट हुई, वो आपका अंबाला का AA जैन कॉलेज, जो 1938 में खोला गया। फिर 1944 में आपका ऑल इंडिया जाट तहिरोज मेमोरियल कॉलेज रोहतक में खोला गया था। उसके बाद 1944 में ही दूसरा कॉलेज आपका भिवानी में खोला गया, जो आज भी बहुत फेमस कॉलेज है। कौन सा? वैश्य कॉलेज। कौन सा था भाई? आपका जो वैश्य कॉलेज है, ये खोला गया 1944 में ही। कहाँ?
भिवानी में। फिर 1945 में खोला गया भाई आपका रेवाड़ी एरिया में अहीर कॉलेज। कौन सा खोला गया? अहीर कॉलेज। जो ये अहीर कॉलेज है भाई ये यादव महासभा के द्वारा खोला गया था। किसके द्वारा खोला गया था? यादव महासभा के द्वारा ये कॉलेज खोला गया और ये प्राइवेट कॉलेज था ये भी। फिर देखिए 1946 में आपका रोहतक में एक और फेमस कॉलेज खोला गया प्राइवेट। कौन सा? वैश्य समाज द्वारा वैश्य कॉलेज। कौन सा? वैश्य समाज द्वारा वैश्य कॉलेज। कब खोला गया? आपका 1946 में खोला गया। देखो फिर भाई 1947 में हमारा हरियाणा क्या भारत आजाद ही हो गया था। तो 1947 तक हरियाणा में टोटल कितने कॉलेज थे भाई? 6 कॉलेज थे, जिसमें 5 आपके प्राइवेट कॉलेज थे और एक आपका गवर्नमेंट कॉलेज था। कौन सा था गवर्नमेंट कॉलेज? 1927 में खुला जो, ठीक है। फिर आपका पहला प्राइवेट कॉलेज 1938 में ए जैन कॉलेज था जो अंबाला में खोला गया। 1944 में आपका रोहतक में जाट कॉलेज खोला गया। 1944 में ही आपका भिवानी का वैश्य कॉलेज खोला गया। 45 में आपका अहीर कॉलेज खोला गया जो रेवाड़ी एरिया में था। और 1946 में आपका वैश्य कॉलेज खोला गया जो आपका रोहतक एरिया में, जो आज के दिन भी हैं भाई ये कॉलेजेस। तो यहाँ तक आज हम करते हैं भाई। अब हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो भाई मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।